सर पहले तो ये बता दें कि फील्ड मार्शल के दौरे के बाद और अमरीकी जो आज आपने वो मिनिस्टर फॉर वॉर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन दोनों को आप कैसे मुआवजा करते हैं? कि मेरे ख्याल में ईरान पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। और वो खुद वो लफ्ज़ भी बोला जाता है हमारे यहाँ, पॉस्चरिंग। तो ज़्यादातर तो ये पॉस्चरिंग है, ताकि ईरान के ऊपर ब्राउबीट करके उसको राज़ी किया जाए कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलनी है, क्योंकि अगर नहीं खोली तो फिर मामला जो है ना वो आपके भी और हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये उस दबाव का हिस्सा है, वरना डोनाल्ड ट्रंप साहब यकीनी तौर पर एक डील करना चाहते हैं। क्योंकि जो दाखिली हालात ऐसे हो चुके हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े लोग जैसे सेक्रेटरी कैरी और सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन जैसे लोग भी ये खुलकर कहने लग गए कि हमारी जंग नहीं थी, इसराइल ने हमें जाल में फंसाया। तो गोया अब पूरी अमेरिका के अंदर ये ख्याल फैल गया है मुकम्मल तौर पर कि इसराइल की जंग थी जो हमारे जिम्मे पड़ गई। तो मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि अब ये जंग जो है ये मजीद जारी रहे। तो वो करना चाहते हैं, विच जो एक अच्छी चीज़ है, खुश आइंद बात है कि वो करना चाहते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर भी मेरे ख्याल में मुख्तलिफ राय जिस तरह हर मुल्क में होती है, शायद वहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी हार्डलाइनर्स होंगे कि जहाँ हमने 40 दिन की जंग जो है वो सह ली, तो हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा क़यादत है वो शायद चाहती है कि अब इसको फिलहाल रोक लिया जाए किसी तरीके से। तो मुझे तो आसार पूरे नज़र आ रहे हैं कि कोई डील होगी। लेकिन आपने अपनी इब्तदाइया में जो तीन बातें कही वो तीनों बातें ही असल में सही इसका यानी जिसे कहते हैं ना कि मसले का हल भी है और मसले की जड़ भी है। एक तो वो मेरा ख्याल है अपना कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर अमरीकी सॉरी ये ईरानी जो है ना वो तैयार हैं तकरीबन। मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो उसको फ्रीज करने पे तैयार हैं। सिर्फ साल की बात है कि कितने साल होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, ये अभी शायद बातचीत हो रही है। लेकिन साथ ही साथ मेरा ख्याल में अमरीकी ईरानी ये चाहते हैं कि इसके बदले में सैंक्शंस जरूर उठ जाएं, हमसे इकोनॉमिक सैंक्शंस उठ जाएं, और एसेट्स भी अगर अनफ्रीज हो जाएं। तो ये मेरे ख्याल में वो जरूर ये चाहेंगे। दूसरी तरफ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ईरानियों का बिल्कुल ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा पत्ता है जो अब हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर सैंक्शन उठती हैं और एसेट्स भी अनफ्रीज होते हैं, तो शायद मेरे ख्याल इस पे भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देंगे। और हो सकता है कि ये प्रैक्टिकल भी हो, क्योंकि ये तो ऐसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कि ये कभी भी, ये दोबारा भी जब भी कब्जा करना चाहेंगे तो हम्म। ये कर सकते हैं। इस और वजह सर से मुझे हिजबुल्लाह का क्या होगा? हाँ, ये तीसरा मसला ये है। क्योंकि आज वैसे यही ऐलान तो हुआ है इसराइल की तरफ से कि जंगबंदी है। क्या हिजबुल्लाह उस जंगबंदी को ऑनर करेगा? मोस्ट लाइकली वो करेगा। और अगर ईरानी उसको क्लियरेंस दे देते हैं, तो इस वक्त ये बिल्कुल आखिरी टचेस हैं जिसके लिए हमारे आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं ईरान में, ताकि इसको इस दफ़ा मुझे लगता है कि दोनों साइड ये चाहती है कि मुकम्मल तौर पर ये सेटल होकर फिर हम वहां पे जाएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने पाकिस्तान की। सर आपका ये तासुर दुरुस्त है। मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल ने जाके ईरानी क़यादत को ये समझाने की कोशिश की है कि वो ओवर प्ले मत करें, जो एक रियलिस्टिक पोजीशन है उसी के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम मिल सकता है आपको वो लें। एक इकोनॉमिक सैंक्शंस हटवा लें, जो एसेट्स फ्रीज हुए हुए हैं उसको ठीक करवा लें और बातचीत आगे चलाएं। लेकिन एक सवाल सर और भी पूछना है आपसे। ये जो इस वक्त टर्की में इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट का, इसको आप कैसे देखते हैं? उसी तरीके से देखता हूँ जिस तरह आप देखते हैं। क्योंकि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जब ये जंग बंद होगी तो बनना ही बनना है। खलीजी रियासतें जो हैं वो तकरीबन नाउमीद हुई हैं कि अमेरिका के अड्डों ने हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है। उनमें से कुछ ऐसी तो रियासतें हैं, यूएई जैसी, जिनका ये ख्याल था कि ईरान गिरे ही गिरे तो सब मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए अब उनको को नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो चाहिए उसमें यकीनन जीसीसी के अलावा पाकिस्तान और तुर्की शामिल होंगे। इजिप्ट मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन चले आ गया है तो कोई बात नहीं, उनके उनकी भी मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी रसाई है, तो वो भी ठीक है। चीन मेरा नहीं ख्याल जी शामिल होगा। आपने कहा कि चीन होगा उसमें, मैंने मेरा नहीं ख्याल। चीन जो है वो अपनी पैटर्नेज जरूर देगा इसको, लेकिन वो बराह रास्त उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और मैं ये भी नहीं समझता कि ये अलायंस होगा। ये किसी किस्म की अरेंजमेंट होगी, किसी किस्म का एग्रीमेंट होगा, जिस तरह पाक सऊदी एग्रीमेंट है। इट्स नॉट ए ट्रीटी अलायंस। तो इस तरह का अरेंजमेंट होने जा रहा है। अब उसमें यह बड़ा जरूरी होगा, सारे एक दूसरे से पूछेंगे कि ये किसके खिलाफ है। यानी जारियत होगी तो कहाँ से होगी, तो किसके खिलाफ है। तो इसलिए मेरा जो अपना जाती ख्याल ये है कि ये ईरान को शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ईरान
उसको शामिल ना किया तो इसको पहले ही तासुर दे रहे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद बनने जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में ईरान को शामिल करना होगा, क्योंकि ईरान को शामिल किए बगैर खलीजी रियासतें कभी भी महफूज नहीं रहेंगी। और इसकी बुनियाद वही होगी जो चीन ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में कहा हुआ है ना अपना, कि भाई इंडिविजिबल सिक्योरिटी यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी। तो आप सबको वो प्रिंसिपल जो है रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो उसकी बुनियाद बनाना पड़ेगा। तो मुझे तो बिल्कुल इशारे सारे मिल रहे हैं उस तरफ कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनने जा रही है जी। ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त ये एक तुकोन बनी हुई है जो मुज़ाकराती अमल से किसी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इनको इत्तेफाक राय पे ले आए। आप सोचते हैं कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर ये किसी मेज़ पर बैठ जाएंगे दोबारा एग्रीमेंट साइनिंग के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये ज़रूर बैठेंगे, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ की नीड है, ईरान की भी और अमेरिका की भी। बिकॉज बोथ दे अंडरस्टैंड कि ना अमेरिका के ना वो फेवर में है, बिकॉज दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, दे थॉट कि ये क्विकली हम फिनिश करके, तो जैसे नेतन्याहू ने ब्रीफ किया हुआ है ऐसे हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक होगा। और ईरानियंस ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के बावजूद आफ्टर ऑल उनका बहुत लॉस हुआ है और उन्होंने भी सर्वाइव करना है। तो इन दी लॉन्ग इंटरेस्ट, वो तो वार मोंगरर थे भी नहीं, वो तो विक्टिम थे पहले भी, तो अभी भी वो तो वार नहीं चाहते। तो ये दोनों अभी इनका जो हमारी मीटिंग पाकिस्तान में हुई है वो एक बहुत एक आउटस्टैंडिंग स्टेप है ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। एंड इन एडिशन टू दैट दोनों लीडरशिप्स को भी क्रेडिट जाता है, ईरान की भी और अमेरिकन, के फेस टू फेस बैठ के। और आई थिंक कि जब ये बैठे होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जो है स्नो मेल्ट हुई होगी और एक अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ है, जिसका इन्होंने इनडायरेक्टली इन्होंने इसका कहा भी है कि हमने ऐसे कर लिया है। तो अभी फंडामेंटली इनके तीनों डिफरेंस हैं, न्यूक्लियर है, स्टेट ऑफ हार्मूज है और लेबनान का इशू है जो कंटेंशन वाली है। इन तीनों में अगर आप 1 बाई 1 देखें तो आप देखें, पहले न्यूक्लियर को लेते हैं। जब जुलाई 2015 में ओबामा के टाइम के ऊपर ये जो जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, जो कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था, तो उसमें ये तय हुआ था कि 15 साल तक, एक तो आप 3.67 तक यूरेनियम को करेंगे सिविल न्यूक्लियर यूज, उसके सिविल पर्पसेस के लिए, एंड सेकेंडली 15 साल तक आप इसको कैप रखेंगे और आगे नहीं जाएंगे। आप ये देखें कि अभी 2015 से अभी तक 11 साल तो हो गए, तो अभी ईरानियन कह गए हैं कि अगर आइंदा भी लगाना है तो 5 साल लगा लें। बिकॉज अगर आप वो एक, हमने तो नहीं तोड़ा, आप ही ने तोड़ा था ना, वो आपने वो मुआहदा तोड़ा और 10 साल से ज़्यादा तो हो गया उसके ऊपर, तो आप हमें, और उस वक्त हमारी सेंक्शन भी हटा दी गई थी, फिर आपने हमें सेंक्शंस भी लगाई, हमें लिताड़ा भी। तो एक तो ये है कि आई थिंक इनको भी कंसिडर करना चाहिए कि 20 साल का कैप ना लगाएं, 5 साल का अगर वो एग्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में सिविल यूज जो है न्यूक्लियर का, वो उसकी इजाजत है, वो ईरान को इजाजत रहनी चाहिए। वो तो इजाजत रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था ना कि यहाँ तक कैप रखे। वो कह रहे हैं जीरो, लास्ट मोमेंट पे जहाँ ब्रेक लगी है, ये इस्लामाबाद में इस पे लगी है कि वो उनको कहीं से फोन कॉल आ गई जेडी वैंस साहब को, उन्होंने कहा बिल्कुल ही जीरो होगी एनरिचमेंट, उसके ऊपर फिर तो ये ज्यादती है ना। मेरा मतलब है कि आप एक बैनुल अक़वामी लॉ है जिसमें सब कंट्रीज को इजाजत है, और फिर आप ये यकतरफा तौर पे, चूँकि मैंने उनके डिफेंस सेक्रेटरी को, अमेरिकन को, ये भी सुना कि नहीं, हम उनको भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे उनका कि जी हम ये चाहते हैं कि ईरानियन ने भी कहा कि हम एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए, तो हम करना चाहते हैं प्रोवाइडेड वो ये करें। लेकिन उसमें ये आप उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाएं। आज अभी सेक्रेटरी डिफेंस की एक टड़ी थी अपने तौर के ऊपर, धमकियां थी सारी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां थी। इतनी बड़ी सल्तनत के जो लोग हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, दे हैव टू बी वेरी कंसिडरेट, वेरी अकोमोडेटिव। नॉट सीरियस हो गया सर। पहले ये वजीर दिफा बोलते थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता था, अब उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया, तो वो जंगी मूड में ही रहता है, वैसे ही बोलता है। वो उसने टैटू शैटू बनाए हुए हैं, या वो यरूशलेम क्रॉस बनाए हुए हैं। ऊपर भी सेकंड जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसके ऊपर भी ईरानियन का बॉर्डर तो लगता है, और वो है, उसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है कि ये इंटरनेशनल वाटर चैनल रहे, लेकिन उनको कुछ ना कहा जाए। बट ईरानियंस एट एनी टाइम अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो उसको कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हिजबुल्लाह वाला है, अगेन आप देखें कि नेतन्याहू ने क्या कुछ नहीं किया गाज़ा में, यानी मौजूदा तारीख में इससे बड़ी दरिंदगी की कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से स्लाटर हुए, बच्चे भी और बूढ़े भी सब।
अभी आप सदरन उसके ऊपर लेबनान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले आप सीरिया का किया, लिबिया का किया, इनके साथ मिलके, और आपने सब कुछ किया, इंडिया की मदद की पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। तो आप उसको कौन सा वो सेन एलिमेंट है? वो तो मतलब वार मोंगरर है, और उसकी बात मान के तो आप ये कहते उधर जाते नहीं, उधर भी सीज फायर होनी चाहिए, और वहाँ भी गाज़ा का भी जो उन्होंने जुल्म किया उनको भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और सदरन लेबनान में भी। और लास्ट पॉइंट जो आपने बड़ा अच्छा कहा, मेरे ख्याल में ये मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा।